हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फटाफट एक काम करते हैं। इस सेशन को हम कैसे करेंगे? इस सेशन में सबसे पहले मैं फटाफट से आप लोगों को एमसीक्यू कराता हूं, जो 10 20 30 एमसीक्यू जो हर साल पूछे गए हैं वो एमसीक्यू कराता हूं। एमसीक्यू कराते ही फिर आप लोगों के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताने थे, जैसे आंदोलन बताना था, थोड़ा सा संचार के बारे में बताना था, और जो आप लोग पूछोगे फिर वो बता दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ, फटाफट आंसर कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार में एक बार में इसको रिवाइज कर लो। एक सेकेंड, सबसे पहले हाँ, तो फटाफट से क्या करते हैं, चलिए एक बार एमसीक्यू को रिवाइज कर लेते हैं ताकि कहीं से भी पूछ दे आपका क्लियर हो जाए, और एमसीक्यू रिवाइज करते ही फिर उसके बाद हम लोग उस पे आ जाएंगे। चलो फटाफट करना शुरू करो, आंसर बिल्कुल तेजी से करना शुरू करो, लेट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अरे यार ये कहां चला गया? आंसर तेजी से करना शुरू करो, बिल्कुल भी लेट नहीं करना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? आंसर करना शुरू करो, फटाफट आंसर करना शुरू करो। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, प्रजातिवाद? क्या हो जाएगा, जल्दी सही बताओ। तो जो उपनिवेश राष्ट्रवाद है बेटा, राष्ट्र के लिए भावना का जन्म होना, इसका जो शुरुआत हुआ वो सबसे पहले उपनिवेशवाद से शुरू हुआ, क्योंकि उपनिवेशवाद में हमको गुलाम बनाया गया। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई एक देश या कोई एक इलाका दूसरे इलाके को क्या करता है, गुलाम बनाता है, दूसरे इलाके को अपने नीचे करना चाहता है, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। क्वेश्चन उपनिवेशवाद से आएगा, सही जवाब इसका उपनिवेशवाद हो जाएगा। मैं साथ साथ में चीजें समझाता चलूंगा। अगला सवाल, समाज क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, दोनों है। देखो, मूर्त वो होता है जो दिखाई पड़े, अमूर्त वो होता है जो दिखाई न पड़े। तो समाज में दोनों विशेषताएं होती हैं, समाज मूर्त भी होता है, समाज अमूर्त भी होता है, दोनों क्वालिटीज इसमें होती हैं। तो जाहिर सी बात है समाज मूर्त और अमूर्त दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र बना, ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए। तो जो सोशियोलॉजी शब्द है वो लैटिन ग्रीक है, या ग्रीक फ्रेंच है, जर्मन फ्रेंच है, जर्मन लैटिन है? सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा, लैटिन ग्रीक हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एक बार में सब रिवाइज कर लो, 10 मिनट में सब हो जाएगा, उसके बाद फिर और पढ़ा देता हूं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, मैक्स मुलर, आर बाउन, दुर्खिम, एसी राय। तो धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खिम ने दिया था बच्चों। धर्म का जो सामाजिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था। शेयर करते चलना। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? निम्न, हिंदू, भीड़, मुस्लिम या जनजाति? निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? जल्दी बता दो बच्चों, निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? मैं, हाँ ठीक है, निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? जल्दी बता दो। तो निम्न में से क्या, कौन एक समुदाय नहीं है? जल्दी बताओ। तो निम्न में से जो भीड़ है बेटा, ये भीड़ एक समुदाय नहीं है। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी बताओ। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? जल्दी बताइए। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ, तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है किसने? एससी दुबे ने। अगला सवाल, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हार्वर्ड, स्पेंसर, ऑर्गन, दुर्खिम, मैकोवर? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक है बेटा हार्वर्ड स्पेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ग्रामीण नगरीय शहर, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा का क्या मतलब है बेटा? लाइक और सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा, जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ग्रामीण नगरीय शहर किसको कहते हैं बेटा? इसमें क्या होता है, इसमें ग्राम्यता और नगरीयता का मिश्रण होता है। जो छोटे छोटे टाउन होते हैं ना, उसमें थोड़ा गांव जैसा भी रहता है और थोड़ा थोड़ा शहर की क्वालिटी भी आ गई रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा शहर और गांव दोनों का मिक्सअप होता है। चलिए अगला सवाल, 2011, देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ग्रामीणों की विशेषता बताइए। ग्रामीण जो इलाके हैं तो लिख देना कृषि पर आधारित, संयुक्त परिवार, कम आय के लोग, आपसी संबंध ज्यादा प्रगाढ़, ये सब गांव की विशेषता में लिख देना। शहरों में लिख देना औद्योगिक शहर, औद्योगिक जो है ढांचा रहेगा, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं रहेंगी, एकल परिवार रहेंगे, जनसंख्या बहुत ज्यादा रहेगी, ये सब शहरों वालों में लिख देना। 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो 940 के याद है। स्त्री पुरुष अनुपात मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां? ठीक है, अगला सवाल, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेरोकिन, माल्थोस, वेबर या तनीज?
जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेरोकिन, माल्थस, वेबर, तनीज। तो जो माल्थस था बेटा, माल्थस ने क्या कहा कि जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, दुगुना, चौगुना, 6 गुना, 8 गुना, लेकिन जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो इतने तेजी से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए कुछ लोगों को भूखमरी का सिद्धांत, भूखमरी का सामना करना पड़ता है। इंसान जो है वो भूखमरी के लिए ही पैदा हुआ है। बहुत निराशाजनक बात कही। फिर उसने कहा कि देखो, अगर इस जनसंख्या को रोकना है या सबके लिए व्यवस्था करनी है तो प्राकृतिक आपदा या बीमारी, महामारी, इसका आना बहुत जरूरी है, तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। तो इसका जवाब माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया है, ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या। अच्छा, एक सवाल और बार बार पूछ रहा है बच्चों, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये पिछली बार भी पूछा था, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये क्या है? ये उत्पादन, देश के भीतर उत्पादन या उद्योगों से संबंधित है। इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए तो लगा देना। देश के अंदर जो उत्पादन है या उद्योग है, इनसे संबंधित है। सर जी, चंदौली वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अरे चंदौली, गाजियाबाद हो, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, चाहे कहीं हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे देवरिया जिला हो, 11 जुलाई, ठीक है, गोरखपुर हो, सुल्तानपुर हो, श्रावस्ती हो, बस्ती हो, जहां से भी हो पढ़ सकते हो बच्चों। बरेली हो, मुरादाबाद हो, निम्नलिखित में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? कौन इसमें से एक संस्था नहीं है? बताओ, इसमें से कौन संस्था नहीं है? बताइए, इसमें से कौन एक संस्था नहीं है बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ, इसमें से कौन एक संस्था नहीं है? जल्दी, फटाफट। तो बच्चों, इसमें से जो है, ये आप जो दिखाई दे रहा है आपको, समूह एक संस्था नहीं है। विवाह, परिवार, नातेदारी, ये सब क्या है? एक संस्था के रूप में देखा जाता है। किसी का भी डिफिनेशन आप पहले एक संस्था बता देना। नातेदारी जो है वो रक्त संबंध, विवाह और गोद लेने की प्रक्रिया से एक साथ जुड़े रहने को नातेदारी कहते हैं। परिवार आपको पता ही है। चलो अगला सवाल, समितियों का आकार निर्धारित करने के लिए जाति का संबंध किससे होता है? जब समितियों का आकार निर्धारित होता है तो जाति का संबंध किससे लगाया जाता है? जल्दी बताइए। समितियों का आधार निर्धारित करने के लिए जाति का संबंध किससे लगाया जाता है? जल्दी बताओ। ठीक है, जाति का संबंध किससे लगाया जाता है? समितियों का निर्धारित करने के लिए जाति का संबंध किससे निर्धारित किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब इसमें हो जाएगा जन्म से। ठीक है, जन्म से आधारित होता है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इंपॉर्टेंट, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? मजुमदार और धामन, एमएनएस श्रीनिवास, केतकल या रिजले? कमजोर बच्चे पढ़ सकते हैं, एकदम कमजोर, सब टाइट सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो बेटा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं एमएन श्रीनिवास। ठीक है, और ध्यान रखना, इन्होंने संस्कृतिकरण का सुझाव दिया था। संस्कृतिकरण, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब नीचे, इंपॉर्टेंट है, नीचे की जातियां ऊपर की जातियों की संस्कृति को अपनाने लगे या ऊपर की जातियों की नकल करने लगे तो संस्कृतिकरण कहलाता है। बच्चे बने रहना, लास्ट में सब इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करके जाऊंगा जो आज परीक्षा में देख सकते हो। अगला सवाल, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, ये किसने कहा है? परिवार वो कारखाने हैं। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो, अभी तो तुम सारे टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लो कि जो आ जाए, लॉन्ग आए तो और बड़ा करके लिख देना, शॉर्ट आए तो उसको छोटे में लिख देना, उसके बारे में पता तो हो। देखो तुम लोग यार अपने आप पर भरोसा रखो कि भाई मैं ऐसा आदमी हूं ना कि मेरे को इसके बारे में थोड़ा भी पता रहेगा तो मैं खूब लिख दूंगा, बस ये करके आ जाना एग्जाम में, कल्याण है। एमजी सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स ने कहा था। कौन सी निम्न में कौन जाति की विशेषता है? बताइए, जाति की विशेषता इसमें से कौन है? जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में भिन्नता, भाषा में समानता, स्तरीकरण। जाति की व्यवस्था जो है वो इसमें से क्या जुड़ा हुआ है? जाति, देखो ध्यान रखना, जाति और वर्ण दो चीजें हैं। जाति और वर्ण, ये जो वर्ण होता है बेटा, ये वर्ण जो है ये कर्म आधारित होता है, ये जो है ये कर्म आधारित होता है। ठीक है, लेकिन ये जाति जो है ये जन्म आधारित है। जाति क्या है बच्चों? ये जन्म आधारित है, ये जन्म से निर्धारित किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब स्तरीकरण है। और एक मिनट, हाँ, स्तरीकरण इसकी विशेषता नहीं है, बाकी भाषा में समानता, व्यवसाय में भिन्नता, जन्म से निर्धारण, ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है, ये तीनों चीजें जाति की विशेषताएं हैं ऊपर की। तो जाति के बारे में पूछ दे तो आप यही तीनों लिख दीजिएगा, जाति का आंसर हो जाएगा। जन्म से निर्धारण होता है, अलग अलग जाति अलग अलग व्यवसाय करती है, भाषा में एक जैसे रहते हैं, बस बात खत्म। चलिए अगला सवाल, भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? जो पुराने समय से परिवार की स्वरूप देखते हुए आ रहे हो वो कैसा है? हाँ, कृषक आंदोलन अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। चलो बता दो बच्चों,
भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार होता है वो क्या होता है? जहां पर एक चूल्हे पर खाना बनता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, जहां पर संख्या लोगों की परिवार में ज्यादा होती है, और जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, उसकी प्रमुखता चलती है, वो बहुत ही प्रमुख रूप उसको दिया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है? भारत के संविधान में कहां पर छुआछूत को मना किया गया? जल्दी बताओ, भारत के संविधान में कहां पर छुआछूत को मना किया गया है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की गई है। जल्दी बताइए। भारतीय, गुड मॉर्निंग ज्योति बेटा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को हटाने की बात की गई है? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। यह ध्यान रखना, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में छुआछूत। इसके अलावा ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 से 18 में भारत में समानता का अधिकार दिया गया है। यह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सामाजिक, क्वेश्चन एक आता है कि संविधान में सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या बातें की गई हैं, तो संविधान से 14 से 18 में जो है, पहले तो कह देना कि 12 से 35 में सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबको क्या दिए गए हैं बच्चों? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता हटाने की बात की गई है। ये सारी चीजें हमारे भारत के संविधान में दी गई हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। ठीक है, आगे और चीजें बताते रहूंगा आपको। भारत के संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से 51 में, और इसमें कहा गया है कि सबको क्या होना चाहिए? सबके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। तो जब भी ध्यान रखना, तो जब भी कोई क्वेश्चन जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, इनसे रिलेटेड आए, इनको ऊपर उठाने से आए, तो ये सब पॉइंट अगर तुम लिख दोगे ना तो तुम्हारा आंसर एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, सब पास होंगे, सब बढ़िया आंसर लेकर आएंगे, टेंशन मत लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई बेटा? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये लिख देना कि समाज में स्त्रियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने यह स्थापित किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया बच्चों। यह हुआ था 1828 में, और इन्होंने विशेष करके बच्चों जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा है, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने जो है ये विधवा पुनर्विवाह की बात उठाई थी। विधवा पुनर्विवाह, तो ये सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार, ये सब पॉइंट्स अगर आते हैं तो आप सब इसमें लिख देना। अगला सवाल, भारत में पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलो चलो चलो, चापा यार, चापा फटाफट। नरेंद्र मोदी, स्वर्ग किए जाए सभी लोग। क्या क्या बोल रहे हो भाई? चलो फटाफट, चलो। भारत में पहले तो सही जवाब हो जाएगा काका कालेकर। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना। यह भी ध्यान रखना, ये खास करके जो महिलाएं हैं और जो निचले जाति के लोग हैं उन लोगों को ऊपर। सती प्रथा क्या था बेटा? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जहां पर विधवा हो जाने के बाद पति के चिता के साथ औरतों को भी जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा का नाम दिया गया था। अगला सवाल बच्चों, सत्य शोधक समाज जो है दयानंद सरस्वती, एक मिनट, सावित्रीबाई फूले हो जाएगा ये, सावित्रीबाई फूले। ठीक है, चलिए, सावित्रीबाई फूले, नहीं सॉरी, ज्योतिबा फूले। सावित्रीबाई फूले कह रहे हो, ज्योतिबा फूले ने किया था, ये ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? संख्या घटनी नहीं चाहिए बच्चों। चलिए, संख्या घटनी नहीं चाहिए, फटाफट से शेयर करते रहिए। चलिए, हाँ, तो ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों जल्दी बताओ। तो ये किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ये किसके द्वारा की गई थी? हाँ ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया बच्चों? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपी मंडल, ये इनके द्वारा एक मंडल, इनको रख के एक मंडल आयोग, अगर पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो देखो, या सामाजिक परिवर्तन के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो एक मंडल आयोग बनाया गया बच्चों। ये जो मंडल आयोग बनाया गया 1978 में, इसकी रिपोर्ट 1990 में लागू हुई, और इसमें यह कहा गया कि 27% आरक्षण, ध्यान रखना क्या कहा गया? 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी वर्ग को देने की बात, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही गई। और ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सवाल कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल, जनजातियों को पिछड़े वर्ग का हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़े वर्ग का हिंदू किसने कहा? जल्दी बताइए, जनजातियों को पिछड़े वर्ग का हिंदू किसने कहा? जीएस धुरिये, एससी दुबे, एससी रॉय, हट्टन।
जनजातियों को पिछड़े वर्ग का। सर महिला आंदोलन अभी समझा रहा हूं, अभी महिला और किसान आंदोलन बताऊंगा, जाना मत, जो जो पूछोगे सब बताऊंगा, 1 घंटा बस दे दो मुझे। बच्चों में सब पढ़िए, आपको फिर मैं भी फेल करेंगे। अरे भाई कहाँ है डरवा, देखो नरेंद्र मोदी के नाम से कोई, ये देखो ये प्रधानमंत्री के नाम से कोई नकली आदमी आया है? मारो इसे, भगाओ, हट। बच्चों को यहाँ निराश करने आए हो भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे लोग देखो आए यहाँ पे। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा जीएस धुरिये ने कहा था। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना, यह भी समाज सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1872, 1873, 1875, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए बेटो, जल्दी 1000 लाइव हो जाना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया? देखो सब सामाजिक, देखो अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है सामाजिक सुधार वाला ना, तो ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती सब लिख देना एक साथ। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब क्या था? जो कर्मकांड था, जो धर्म के नाम पर गलत चीजें समझ ली गई थी, गलत कुरीतियां प्रयोग की जा रही थी, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले अपने वेदों को जानो, पढ़ो और तब आगे बढ़ाओ। चलो अगला सवाल, सामाजिक बहिष्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल एक्सकल्सन, इस पर सवाल आता है। इसका मतलब क्या है? सामाजिक बहिष्करण का मतलब होता है कि जब समाज के किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति या किसी एक समूह को लोग समाज से अलग करना चाहते हैं या समाज से अलग थलग रखना चाहते हैं, समाज में उनको उनका हक अधिकार नहीं देते हैं, तो इसको सामाजिक बहिष्करण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी जाति का, निम्न जाति का व्यक्ति है, उसके साथ भेदभाव होने लगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना हो, उसको जो है हमेशा अलग करने की कोशिश की जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेटा सब क्वेश्चन का जवाब दूंगा, उसको सामाजिक बहिष्करण कहते हैं। अब उसका आधार क्या हो सकता है? उसका आधार जाति भी हो सकती है, लिंग भी हो सकता है महिला पुरुष के नाम पे भेदभाव हो सकता है जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है आर्थिक दृष्टि से भेदभाव हो, तो ये सारा इसका कारण रहता है। आराम से क्वेश्चन लिख लोगे तुम लोग। क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? जब अपने क्षेत्र को हम दूसरे क्षेत्रों से अधिक इंपॉर्टेंस या प्रमुखता दें और अपने क्षेत्र की ही बात केवल करें, अपने क्षेत्र की ही आवाज उठाएं और ये कहें कि हमारे क्षेत्र को ही विशेष महत्व मिलना चाहिए, तो फिर जो है उसको प्रबल होने का कारण क्या होता है? भैया ये जो फर्जी नरेंद्र मोदी आया है ना, अगर योगी जी जान गए तो बुलडोजर लेके आ जाएंगे, जान लेना। तुम जानते हो मैं बुलडोजर बाबा हूं, मेरी क्लास बुलडोजर बाबा के नाम से चलिए, कोई बात नहीं भक्ति सागर जी। चलिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्षेत्रवाद में भाषा के आधार पर भी होता है, असंतुलित आर्थिक विकास, मान लीजिए अगर हर जगह का आर्थिक विकास अच्छा नहीं हुआ है तो भी होता है, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन ये भी होता है। तो ये उपयुक्त में से सभी इसका जवाब हो जाएगा, सभी इसका जवाब हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की विशेषता, ये तो अति लघु और लघु में भी पूछा जा सकता है, ये अति लघु या दीर्घ कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है बच्चों? ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है बताइए? उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, ग्रामीण समाज की विशेषता जल्दी बता दीजिए, क्या जवाब हो जाएगा? ग्रामीण समाज की विशेषता क्या हो जाएगी बताइए? ग्रामीण समाज की विशेषता तो ये हो जाएगा बच्चों कृषि आधारित समाज। ठीक है, देखो ग्रामीण समाज में एक तो कृषि आधारित लिख देना, एक प्राथमिक क्रिया लिख देना। ठीक है, कृषि आधारित, प्राथमिक क्रिया, ये सब ग्रामीण समाज में लिख देना। तो ग्रामीण समाज में कृषि आधारित प्राथमिक समस्या। चलो अगला सवाल, नगरीय समुदाय की विशेषता। नगरीय समुदाय की विशेषता में क्या लिख दोगे? नगरीय समुदाय की विशेषता में क्या लिख दोगे? उद्योग और व्यापार, कृषि, ध्यान रखना यहां विनिर्माण की बात कर दोगे। ठीक है, यहां विनिर्माण की बात हो जाएगी, यहां द्वितीयक क्रिया की बात हो जाएगी, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक क्रिया की बात हो जाएगी, ये सब नगरीय समुदाय में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि, नहीं ये गलत है बेटा, हो जाएगा इसमें उद्योग, विशेषता उद्योग और व्यापार। ठीक है, और जनसंख्या अधिक रहेगी, जनसंख्या घनत्व भी अधिक रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या घनत्व क्या है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं जनसंख्या घनत्व। सर पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, बेटा एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष नहीं मानेगा, राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह सब धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष में देखा जाता है। अगला सवाल बेटो, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा? संस्कृति जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी पर्यावरण से जो मानव निर्मित भाग निकाला जाता है उसको संस्कृति कहते हैं। किसने कहा? रॉस, स्पेंसर, हॉस्कोविट्ज, सोरोकिन। किसने कहा? सर हरित क्रांति, हाँ हरित क्रांति, चिपको आंदोलन, सब बता रहा हूं, 2 मिनट वेट करिए।
2 मिनट वेट करिए, अभी सब बता रहा हूं। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा हॉस्कोविट्स। ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वो हैं जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार उनको विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है, अनुसूचित जाति लिखा हुआ है उनके लिए। ठीक है, जिसको आप दलित वर्ग भी कहते हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए जो उपबंध है वो कौन सा अनुच्छेद में है? 224, 223, 338, 335। अरे डरने की क्या बात है यार, काहे डर रहे हो? हाँ, हरित क्रांति समझा रहा हूं अभी। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 335। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं बेटा, संविधान के किस संशोधन से? यह सवाल गलत हो गया है थोड़ा। संविधान के किस संशोधन से? ध्यान रखना, 1993 में संविधान का संशोधन वो लागू हुआ और उसके बाद पंचायती राज को और जो नगरीय निकाय हैं उन दोनों को संवैधानिक आधार दिया गया। सही जवाब है बेटा 73वां संविधान संशोधन, और 74वां जो है वो नगर निकाय के लिए है। ठीक है, वो नगर निकाय के लिए है। इसमें कुछ प्रावधान कर दिए गए थे, अगर पंचायती राज के बारे में अलग से भी पूछ दे तो इसमें प्रावधान कर दिए गए थे कि हर 5 वर्ष पे इलेक्शन होगा, एक राज्य का वित्त आयोग होगा। ठीक है, एक राज्य का वित्त आयोग होगा। ये क्या करेगा? ये अनुच्छेद 243I में लिखा है, राज्य का एक वित्त आयोग होगा। ये वित्त आयोग जो है वो क्या करेगा? धन का बंटवारा करेगा। एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो हर 5 साल में इलेक्शन कराएगा। ठीक है, ये सारी पंचायती राज से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखना, भूलना नहीं चाहिए। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल। ठीक है ठीक है ठीक है, अगला सवाल, भारत में पंचायती राज कितने स्तर का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज कितने स्तर का होता है? लाइक कर लेना भाई सब लोग चैनल को। भारत में पंचायती राज कितने स्तर का होता है? तो बच्चों 3 स्तर की पंचायती राज होती है। एक होता है बेटा जिला पंचायत, ठीक है, दूसरा होता है बेटा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है, जो बीडीसी चुने जाते हैं। ठीक है, ये होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये होता है बेटा ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा होता है ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पे होता है। ठीक है, ये 3 स्तरीय होता है, ध्यान रखना। गांव पंचायत के सभी सदस्य ग्राम सभा में कहलाते हैं, और ठीक बात है। चलिए, और इसका प्रमुख जो होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुखिया, और इसमें ध्यान रखना 1/3 जो है महिलाओं को आरक्षण है। क्वेश्चन पूछा जाता है, महिलाओं को इसमें 1/3 यानी 33% का आरक्षण है। अगला सवाल, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का, हाँ अमीषा गुप्ता, बहुत बढ़िया। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी बताइए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, तो क्या जवाब हो जाएगा? ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम, ध्यान रखना, इसमें एक संगठन का नाम आएगा मजदूर किसान श्रमिक संगठन, नहीं सॉरी शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये बच्चों राजस्थान में काम करता था। ठीक है, राजस्थान में काम करता था, और इसने सबसे पहले आवाज उठाई कि जो सरकारी कामकाज हो रहे हैं उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। इसको देखते हुए एक राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो पहले इन्होंने आवाज उठाई, बाद में आगे चल के सूचना का अधिकार अधिनियम मनमोहन सिंह की सरकार में पास किया गया। कब? 2005 में, 2005 में पास किया गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। अगला सवाल, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, किसने कहा? बहुत ही आसान है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किसने कहा बेटा? तो ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले ब्लैक राष्ट्रपति यानी कि अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? सारे के सारे सवाल जो तुम्हारे हैं सब अभी सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करो, जो पूछोगे सब कराऊंगा। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993 में। ठीक है, अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो हरित क्रांति आप लोग बार बार पूछ रहे थे, बता देता हूं। ये जो हरित क्रांति है, सुन लो ध्यान से, हरित क्रांति जो है ये क्या था? ये खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए था। ठीक है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए था प्यारे बच्चों, बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादन को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। अब इसमें आपको पता है कि हमें बहुत सारा खाद्यान्न आजादी के बाद अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था, तो बहुत समस्या होती थी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया? उसके लिए कुछ उपकरण का इस्तेमाल किया, माने कुछ चीजें इस्तेमाल की गई। क्या? सबसे पहले इसमें HYV यानी कि उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उन्नतशील बीज, ऐसे बीज जिनसे ज्यादा उत्पादन हो। दूसरा हमने क्या किया? कृषि का मशीनीकरण किया, यानी मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, कृषि का मशीनीकरण किया। ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन, जितना मशीन देखते हो खेती में पहले नहीं होता था, ये इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट, रासायनिक उर्वरक,
ठीक है, जो खाद है जैसे डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है, डीएपी, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा कीटनाशक, कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयां शुरू करनी, ठीक है, विनाश कर लिया अपना। इसके बाद सिंचाई करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई, और इससे फिर क्या हुआ, खाद्य संपन्नता आ गई। खाद्य में जो है, खाद्य में क्या हो गया, बहुत तेजी से बूम हुआ, बहुत तेजी से प्रोडक्शन आगे बढ़ा। लेकिन इसके कुछ प्रभाव भी आपसे पूछेगा बच्चों, इससे इसका प्रभाव या परिणाम पूछेगा। प्रभाव में कुछ अच्छे प्रभाव हैं, कुछ गलत प्रभाव हैं। एक अच्छा प्रभाव यह है कि इससे खाद्य संपन्नता आ गई, हमारा जो आयात है वो घट गया। लेकिन इसकी परेशानी ये रही कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, इससे अमीर किसान और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए, पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। ज्यादा सिंचाई से जो भूमि का जल स्तर है खासकर पंजाब इलाकों में वो नीचे आ गया। तो हरित क्रांति जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? बेटा विनिवेश माने होता है निवेश को वापस ले लेना। सरकार ने कोई, प्रियांशी, सरकार ने कोई निवेश किया है, कोई कंपनी लगाई है, फैक्ट्री लगाई है, बेच दिया, पैसा निकाल लिया, उसको विनिवेश कहते हैं। और विनियोग का मतलब होता है निवेश करना। तो ये शब्दों के जाल में फंस के गलती मत करना, ठीक है। विनिवेश को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। चलो अगला सवाल है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पंजाब हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रामीण भारत में परिवर्तन में बाधा कौन सी चीज है? ग्रामीण भारत के परिवर्तन की बाधा कौन सी चीज है? कौन सी चीज है जो परिवर्तन को रोकती है? ग्रामीण भारत में कौन सी चीज है जो परिवर्तन को रोकती है? संविधान, परंपरा, तकनीक या कम जनसंख्या? सर 73वां संविधान संशोधन एक बार बता दीजिए। बता तो दिया बेटा, 73वें संविधान संशोधन 1993 से पंचायती राज की स्थापना हुई। यह कहा गया कि हर 5 वर्ष पर पंचायतों का इलेक्शन होगा। 3 स्तर की पंचायत, जिला पंचायत समिति और गांव, 3 स्तर की पंचायत बनाई गई। उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया और अब पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। उसके लिए एक वित्त आयोग बनाया गया कि उसको पैसा मिलता रहेगा। तनु बेटा बता दिया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, हाँ, तो परंपरा इसमें रोक पैदा करती है। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी इनको भारत रत्न भी दिया गया है। गुड मॉर्निंग बच्चों। हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? दीपांशु पांडे कहां रो रहे हैं भाई? चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। चलिए, जाति और वर्ग में एक समान क्या है? जाति और वर्ग में समानता क्या है? जाति और वर्ग में समानता क्या है बच्चों, जल्दी बताइए। जाति और वर्ग में समानता क्या है? हाँ सर, दलित आंदोलन। अभी बता रहा हूं, 2 मिनट रुको तो सही, अभी रुक जाओ 2 मिनट, सब आंदोलन एक साथ समझा रहे हैं। तो जाति और वर्ग में जो है वो श्रेणी क्रम का समानता है। हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है? समर्थन मूल्य लोग पूछ रहे हैं। समर्थन मूल्य का मतलब होता है वो न्यूनतम मूल्य जिस पर किसानों का अनाज बेचा जाए, उसे समर्थन मूल्य कहते हैं। वो न्यूनतम मूल्य जिस पर किसानों का अनाज बिकना चाहिए वो समर्थन मूल्य है। अनाज के लिए होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोलते हैं, ठीक है। सरकार, आजकल किसान उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों, हरित क्रांति का मुख्य कारक इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक खाद और बीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक इसमें माना जाता है। कौन सा तत्व ग्रामीण विकास में बाधक है? कौन सा तत्व ग्रामीण विकास में बाधक है बच्चों? कौन सा तत्व जो है वो ग्रामीण विकास में बाधक है? गांव के विकास को कौन सा तत्व रोकता है? ठीक है, कौन सा तत्व? सर क्या आप सारे लोग बेटा अभी देखते रहो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सारी चीजें ग्रामीण विकास में क्या होती हैं? बाधक होती हैं। 1918 में मजदूर संघ की स्थापना किसने की? 1918 में सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना किसने की बच्चों, जल्दी बताओ। 1918 में सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। 1918 में मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? 1918 में मजदूर संघ की स्थापना, सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पर VP वाडिया ने की थी। अगला सवाल, उदारीकरण का संबंध किससे है? उदारीकरण का संबंध किससे है? उदारीकरण का संबंध किससे बेटा? उदारीकरण मतलब होता है नियम कानूनों को ढीला करना। उदारीकरण का मतलब होता है नियम कानूनों को ढीला करना। अगर कोई कठोर नियम बनाए गए हैं, कोई बहुत कठोर नियम बनाया गया, उस नियम को ढीला करके उद्योगों को आगे बढ़ाना, उद्योगों के लिए और क्या करना? आसान करना मामले को। तो ये औद्योगिकरण, उदारीकरण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? आर्थिक नीतिगत निर्णय से। भारत ने 1991 में बच्चों नई आर्थिक नीति अपनाई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी और इस नई आर्थिक नीति से जो है उदारीकरण को काफी आगे बढ़ाया गया था। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण बेटा ध्यान रखना, ये कृषि आंदोलन से रिलेटेड है। आजादी से पहले 1917 में बेटा गांधी जी कहां गए थे? चंपारण गए थे, जहां पर नील की खेती कराई जाती थी किसानों से। उसको 3 कठिया सिस्टम कहते थे। खेत जमीन का 1 बीघा जिसका 20 भाग है, उसमें 3 भाग नील का खेती जबरदस्ती कराते थे वहां पे अंग्रेज। तो उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने 3 कठिया सिस्टम जो है वो किया। हाँ बिल्कुल, आज का क्वेश्चन अच्छा जाएगा। तो ये जो है महात्मा गांधी। अगला सवाल, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध, अभी देखो पर्यावरण आंदोलन में ध्यान दो। तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बार बार, पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण आंदोलन में तुमको 2 ध्यान रखना है। एक तो चिपको आंदोलन,
ये था बेटा उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ये किया गया था 1973 में। यहां पर क्या हुआ था, महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई, महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई, ठीक है, महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। इसमें जो नाम आता है गौरा देवी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, गौरा देवी सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। और ये जो है इन्होंने पूरी कोशिश की, यहां पर जो पेड़ थे, अंगू के वृक्ष थे, सरकार ने काटने का निर्णय दिया था, इसके खिलाफ महिलाओं ने वहां पर अलविदा कर दिया। हाँ अली सर ठीक है, बिल्कुल बच जाएंगे, उनको कुछ होगा नहीं, अली सर बच जाएंगे, कोशिश की जा रही कि उनको बचा लिया जाए। चलिए सही जवाब है, चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ, चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ? हाँ बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 1000 लाइव कर दिया। मेरी पूरी आशा है, पूरी शुभकामना है कि आप लोगों का भी एग्जाम बिल्कुल 100 में 100 जाए। देखो मैं आप लोगों को आप लोग जानते हो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं एक्स्ट्रा ये सोशियोलॉजी की क्लास ले रहा हूं, सोशियोलॉजी की क्लास मैं लेता नहीं हूं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ पॉइंट्स जो मैं जानता हूं आपको समझा दूं ताकि आप आंसर लिख के आ सको। जाहिर सी बात है जितना पॉलिटिकल साइंस में कराया, इकोनॉमिक्स में कराया, उतना तो मैंने नहीं कराया है, ठीक है। चलिए हाँ थैंक यू बेटा, सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, चंपारण सत्याग्रह बिहार में। कुछ लोग कह रहे हैं सर उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई एक समूह जो है या एक स्थान के लोग, एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर क्या करना चाहे, उनको गुलाम बनाकर रखना चाहे या उनको अपने अधीनस्थ बनाकर रखना चाहे, वो क्या कहलाता है, वो उपनिवेशवाद कहलाता है। चंपारण सत्याग्रह, भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर बने थे? पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? चलो तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ था, काका कालेकर इसके अध्यक्ष बने थे, काका कालेकर इसके अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला सवाल, भारतीय किसान यूनियन, अब देखो किसान आंदोलन जब होगा तो किसान आंदोलन में उसका लिखोगे कि भाई किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, अब देखो जब किसान आंदोलन में लिखोगे तो मांग क्या रहती है, किसानों की मांग या समस्या क्या रहती है, किस किस लिए करते हैं? तो पहले फसल का दाम, ठीक है, फसल के दाम के लिए करते हैं, मंडी की व्यवस्था, ठीक है, मंडी की व्यवस्था, चलो फसलों का मुआवजा, मान लो फसल खराब हो गए तो उसके लिए सरकार का मुआवजा, ठीक है, भू राजस्व के लिए करते हैं, मान लो अगर उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाए, समर्थन मूल्य का तो तुम्हें पता ही है। तो ये सब कुछ सिंचाई की समस्या, सिंचाई या बिजली मिलेगा तभी तो वो चलेगा, ट्यूबवेल, बिजली की समस्या। ये जो भारतीय किसान यूनियन था इसने बिजली के लिए ही आंदोलन किया था, और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान थे, ध्यान रखना। और इसमें जो नेता थे वो महेंद्र सिंह टिकैत थे, महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत इनको कहते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि बिजली बिल के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया। अगर अब किसान आंदोलन लिखना तो उसके नीचे लिखना कि समस्या क्या रहती है, तो समस्या ये रहती है कि पूरे भारत के स्तर पर कोई किसान संघ नहीं है और इनका एक मुद्दा भी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अलग अलग देश के क्षेत्र में जो किसान है उनके अलग अलग मुद्दे हैं और वो अलग अलग मांगों को लेकर आगे चलते रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, नगरिया समुदाय की क्या विशेषता है? ठीक है, नगरिया समुदाय की क्या विशेषता? सर जी आप चाहते क्या अली सर को कुछ हो जाए? अरे भाई कैसी बात कर दी, अली सर के लिए जान दे देंगे यार, तुम ऐसी बात कर दी है, फालतू बात कर रहे हो। पकड़ो इसको, कौन था ये? अली सर को तो अली सर को 3 दिन से दवा खिला रहा हूं मैं, तुमको पता है? वो दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयास। बेटा दिव्यांगों के पहली बात तो दिव्यांग शब्द उनको दिया गया, उसके बाद सरकार उनको बहुत तरह की चीज, आप लिख देना कि सरकार उनको साइकिल बांटती है चलने के लिए, है ना। इसके अलावा दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिव्यांगों को जो है वो शिक्षा में और जिसको कहते हैं नौकरियों में अलग अलग आरक्षण दिया गया है ताकि वो अपनी क्या कर सके, वो अपनी जगह समाज में बना सके, सामाजिक बहिष्करण से बाहर हो सके। नगरीय समुदाय की विशेषता है, अरे कहां से आ गया, उद्योग और व्यापार। ठीक है चलो, अब ये हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब आप लोग जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जैसे आंदोलन का पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है, जैसे यहां पर आप लोग आंदोलन का पूछ रहे हैं, तो आंदोलन में एक तो जो है महिला आंदोलन का आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, महिला आंदोलन। तो जो महिला आंदोलन है इसके कारण अगर देखे जाएं, किस किस कारणों से महिला ने आंदोलन किया है, तो ये आप पहले कारणों को देख लीजिए। बेटा सरकारी प्रयास में उनको आरक्षण दिया गया है, उनको विशेष सुविधा दी गई है, उनको उपकरण दिए जाते हैं कि वो इस्तेमाल करके आगे चल सकें, ये सारी चीज चलती हैं। अब देखो महिला आंदोलन के कारणों में अगर आप लिखोगे तो देखो, एक तो आजादी के पहले इन लोगों ने जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, या राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया पहले इन लोगों ने, ठीक है, आजादी के लिए शुरुआत में।
उसके बाद जो कारण रहे हैं, एक तो ये लोग जो है घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन करते हैं, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख आंदोलन एक है शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने बहुत भाग लिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, यह आप लोग महिला आंदोलन के अंतर्गत लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा जो है, हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू साहब। बेटा माता के नाम से भी, हाँ पंथ निरपेक्षा मैं बता रहा हूं, महिला आंदोलन का दूसरा नाम। हाँ, तो ये जो है शराब विरोधी आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये सब इसमें आप लोग लिख सकते हैं महिला आंदोलन में। अब इसको आप बना सकते हैं कि भाई घरेलू हिंसा को लेकर आवाज उठाई गई। अच्छा, ये जो चिपको आंदोलन है, इसमें भी यानी कई सारे पर्यावरणीय आंदोलन में भी महिलाओं का आंदोलन रहा। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन हुआ, वो चिपको आंदोलन भी एक तरह का महिला आंदोलन प्रमुख था, क्योंकि महिलाओं ने उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महिलाओं ने, प्रियांशी बेटा रुक जाओ, भी बताते हैं, महिलाओं ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अगर किसान आंदोलन में आपको बता चुका हूं, महिला आंदोलन में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मुझे आप लोगों को कुछ चीजें समझानी थी, ठीक है, जैसे हम लोगों को क्या चलना था एक लेकर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब दूसरा ये ध्यान रखना, हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। हाँ, किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन में चिपको। अच्छा, पर्यावरण आंदोलन में जो आपको ध्यान रखना है, देखो पर्यावरण आंदोलन में जो आपको ध्यान रखना है, वो एक तो पहला चिपको आंदोलन, जो आपको बता दिया मैंने, चिपको आंदोलन, ठीक है। दूसरा आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये नर्मदा नदी पर गुजरात में हुआ, ठीक है, नर्मदा नदी पर गुजरात में हुआ। और इससे जो जुड़ी हुई है वो है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं बच्चों, इसी चैनल पर आपको सीयूईटी की तैयारी आज शाम या कल से ही बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी, और उसमें सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। इस पर आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और एक बात और बता दूं, सीयूईटी का जो तैयारी कर रहा है, उसको अगर बैच परचेज करके हिंदी मीडियम से आगे जाना है, तो इस पर मुझे जरूर सब लोग बता दीजिएगा। इस पर से ही जुड़ के आप बैच अपना परचेज कर सकते हैं और आसानी से अपनी सीयूईटी का पूरा काम पूरा कर सकते हैं। अब देखो, बच्चा पूछ रहा है सर भूमंडलीकरण बता दीजिए। भूमंडलीकरण क्या है बच्चों? तो भूमंडलीकरण के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये एक प्रवाह है। ये प्रवाह है, किस चीज का प्रवाह? ये प्रवाह किस चीज का है? पूंजी का, व्यक्तियों का, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का, ठीक है। कहां? एक देश से दुनिया के अन्य देशों में, एक देश से दुनिया के अन्य देशों में क्या होता है? ये प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है ये, हाँ ये ठीक बात है। ये इसको बहुआयामी प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको बहुआयामी प्रक्रिया भी कहते हैं। एक मिनट, चलो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सर भार रहित अर्थव्यवस्था क्या है? बेटा, भार रहित अर्थव्यवस्था जो सेवाओं में क्या कहते हैं, जो अमूर्त चीजों का हम आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, वो भार रहित। बेटा बिल्कुल, अली सर तो अभी बेटा, अली सर की तबीयत ठीक नहीं है, अली सर को हम जरूर बुला देंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इसलिए उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अब इसको क्या कहते हैं? इसको बहुआयामी प्रक्रिया कहते हैं, इसको बहुआयामी प्रक्रिया कहते हैं। बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब इसमें सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी पक्ष इसमें जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। और इसमें क्या है, इसमें सभी इसके पक्ष जुड़े होते हैं, इसके प्रभाव जुड़े होते हैं। देखिए भारत में उद्योगों पर देखा जाए तो भूमंडलीकरण का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे बाहरी उद्योग देश में आए हैं, इसके वजह से बहुत सारे नए उद्योगों की स्थापना हुई है। उद्योगों में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उससे गुणवत्ता सुधरी है। किसानों को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ है क्योंकि खेती पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। मजदूरों में भी जो पढ़े लिखे स्किल्ड मजदूर हैं उनको तो रोजगार मिला है, बाकी मजदूरों को थोड़ा कम मिला है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। एटक बेटा अभी तुर गए सर, जनजातीय सामाजिक सुधार, कृषि आंदोलन, बस हेडिंग बता दीजिए बेटा। देखो जनजातीय, एक चीज समझ लो, जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति, ये जनजाति जो होते हैं इनको आदिवासी को कहा जाता है, ठीक है। भारत में इसके लिए शब्द मूलवासी प्रयोग हुआ है। भारत में जनजाति आदिवासी, मूलवासी, ठीक है, आदिवासी भारत में प्रयोग हुआ है इसके लिए शब्द। और जो किसी भी स्थान पर बहुत पुराने समय से रहते हुए आ रहे हैं और जिनकी पीढ़ियां, जिनके वंशज वहां पर बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए लोग हैं जो जल जंगल जमीन के साथ रहते हैं, पुरानी सभ्यता और संस्कृति से रहते हैं। नई शिक्षा का अभाव रहता है, इनमें आधुनिकीकरण का अभाव होता है, ठीक है। दलित आंदोलन में देखो बेटा, जब दलित आंदोलन की तुम लोग बात करोगे, जब दलित आंदोलन की बात करोगे तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे, भाई पहले तो स्थिति बता दोगे कि भाई दलितों की स्थिति बहुत समस्यापूर्ण रही है, छुआछूत और इनका समस्या इनको सामना करना पड़ा है, भूमिहीनता का सामना करना पड़ा है। अमन पांडे रुक जाइए, ये सब समस्याएं लिख दोगे। अब इसमें लिखोगे कि भाई आजादी के पहले से और बाद से सबसे पहले जो है अगर आप देखा जाए तो एक आंदोलन द्रविड़ आंदोलन, इसका एक मिलता जुलता आंदोलन, जिससे ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का तुम जो है बताओगे कि इन्होंने बहुत जोर शोर से आवाज उठाया। संविधान में इन्होंने बहुत सारे अनुच्छेद रखे, अनुच्छेद 17 की अस्पृश्यता का भेदभाव मिटाया जाए, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ठीक है एक दलित पैंथर्स बनाया गया, दलित पैंथर्स, ठीक है, दलित पैंथर्स 1972 में बनाया गया। ये पढ़े लिखे दलित युवाओं का समूह था जो दलितों की आवाज उठा रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके बाद एक बामसेफ बनाया गया जो दलितों की आवाज उठाए, ठीक है। 1989 में इन्हीं के वजह से दलित एट्रोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दोगे तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। दलित एट्रोसिटी अधिनियम पारित किया गया 1989 में, किया गया दलितों के लिए कानून। दलित एट्रोसिटी अधिनियम कानून बनाया गया कि दलितों को कोई अगर हरास करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। भारत में दहेज प्रथा, हाँ लिख देना, भारत में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जहां पर महिलाओं के उत्पीड़न का ये कारण बनती है, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का ये कारण बनती है। लालच और सामाजिक प्रतिष्ठा के दिखावे में दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है, इसी को बना के पूरा लिख देना, ठीक है। हाँ अंकल जी बता तो दिया, ठीक बात है। समाचार के बारे में बता दीजिए, संचार के बारे में, हाँ बता रहा हूं, रुक जाओ। कानून और न्याय व्यवस्था क्या बेटा? कानून और न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे प्रमुख एक तरह से जिसको कहते हैं कि प्रमुख अंग है, ठीक है, जो एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पर चलती है। अगर संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है तो कानून और न्याय व्यवस्था रहनी चाहिए कि जो कुछ भी संविधान या कानून के खिलाफ किया जाए उसको दंड देने का पूरा प्रावधान किया जाए, उसके लिए दंड संहिता बनाई जाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। नातेदारी का मतलब होता है जब आप रक्त संबंध से या विवाह से या किसी भी गोद लेने की प्रक्रिया से एक दूसरे से जुड़े हों, वो सब क्या है? रक्त संबंध। मुकेश कुमार मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पर जिसको देख पा रहा हूं उसको बता पा रहा हूं। जनजातीय के प्रकार देखो कई तरीके से हैं। जनजातियों का वर्गीकरण मैंने कल की क्लास में बताया है कि भाई क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, नस्ल के आधार पर हो सकता है, जैसे कुछ द्रविड़ियन हैं, कुछ आर्य हैं, कुछ तिब्बती हैं, कुछ ऑस्ट्रियन हैं। देखो जनजाति का जो है, जनजाति में अगर नस्ल के आधार पर देखोगे, नस्ल के आधार पर तो एक तिब्बती है भारत में, ठीक है, दूसरे द्रविड़ हैं, ठीक है, आर्य हैं और ऑस्ट्रियाई हैं, ऑस्ट्रियाई, ठीक है, मंगोलियन भी है इसमें। ये भाषा, सॉरी, ये जो है नस्ल नहीं, ये भाषा के आधार पर है, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, ये भाषा के आधार पर है, ठीक है। मंगोलियन है, भाषा या नस्ल दोनों को मिला के इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा जो है अगर क्षेत्र के अनुसार तुम देखोगे तो भाई उत्तर पूर्वी हैं, द्रविडियन हैं, ठीक है, मंगोलियन है, ये सब कर सकते हैं आप। अच्छा आयुपन साहू जी, आपकी बात मान ली गई। चलिए, नगरीकरण क्या है समझा दीजिए बेटा। देखो, कहीं पर भी उद्योगों की स्थापना, उसके साथ साथ आधारभूत सुविधाओं का बढ़ते रहना
उसको हम नगरीकरण की भूमिका में रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण नगरीकरण का औद्योगिक स्थापनाएं होती हैं, उद्योगों को स्थापित करना, उद्योगों के साथ आगे बढ़ना। ये उद्योगों की वजह से वहां पर तरह तरह के फिर शहर का विकास होता है, कॉलोनी का विकास होता है, बाजार का विकास होता है, ये सब नगरीकरण में आता है। बाजार एक सामाजिक संस्था है बिल्कुल, जहां पर जो है जरूरत की चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। संस्कृति बाजार से जुड़ी होती है, जैसी वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति रहेगी वैसा वहां का बाजार निकलेगा। ठीक है। प्रतिष्ठा का क्या प्रतीक है? वही जो दहेज वाला मैंने बताया है। थैंक यू रंजना यादव। सर एमसीक्यू बाद दाना प्लीज, एमसीक्यू बाद क्या बेटा? प्राधिकरण। बेटा प्राधिकरण एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी भी विवाद को समझाने के लिए बनाई जाती है। विनिमय माने आदान प्रदान। सब लोग पास हो जाएंगे यार, चिंता मत। औद्योगिकीकरण, बेटा औद्योगिकीकरण बता तो दिया, नए नए उद्योगों की स्थापना करना, यह औद्योगिकीकरण है। ठीक है, नए नए उद्योगों की स्थापना करना, श्रम के जगह पर मशीनों का प्रयोग करना, यह सब औद्योगिकीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। बेटा कानून और न्याय में अंतर यह है कि कानून एक व्यवस्था है। ठीक है, कानून एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है जिसके तहत चलना है, और उसको गलत करने पर उसको सजा देना यह न्याय है। बेटा सीयूईटी एक परीक्षा है जिससे आप 12th के बाद एडमिशन पाओगे किसमें? कॉलेज में। कोई भी इसमें डाउट होगा तो मुझे आप लोग जरूर संपर्क करिएगा, सीयूईटी से रिलेटेड या उसके बैच से रिलेटेड। तो ये सीयूईटी में आप यहां से मेरे से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे सीयूईटी की ही तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। पूंजीवाद, पूंजीवाद आप लोग पूछ रहे हैं। देखो पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद जो है, जो मुक्त बाजार की बात करता है, और ये वैश्वीकरण से जुड़ा है। जो भूमंडलीकरण है वो पूंजीवाद पर आधारित है, जिसका उद्देश्य लाभ है, लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप सरकार का रहता है, कम से कम हस्तक्षेप सरकार का रहता है। यह पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब मुझे आप लोगों को संचार के बारे में थोड़ा सा जरूर बता देना है। ठीक है, चलिए संचार के बारे में जरूर बता देना है। अच्छा, महिला आंदोलन वाला या महिला वाला समस्या लिखना तो एक जरूर बता देना कि अभी महिलाओं के लिए अधिनियम और बिल भी पास किया गया है जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है चुनाव में भी। ठीक है, तो ये महिला वाले में अंदर जान लेना। और एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी 1990 में बनाई गई है, वो भी उसमें ऐड कर देना, ये सब महिलाओं के साथ जोड़ देना। ठीक है। और सामाजिक आंदोलन आए तो उसमें सब जान लेना, महिलाओं का भी, किसानों का भी, दलितों का भी, सबकी समस्याओं और सबके लिए आंदोलन ही है, सब मिला के आंसर लिखिएगा। जातीय पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब आप एक जाति के लोग दूसरे जातियों के लिए पहले से कोई भावना बनाकर, दुर्भावना बनाकर चलते हैं, ये जातीय क्षेत्रवाद मतलब होता है जब एक क्षेत्र के लोग बाकी क्षेत्रों से खुद को बेहतरीन समझते हैं, खुद को ऊंचा समझते हैं और अपने क्षेत्र को ज्यादा प्रमुखता देना चाहते हैं। उदारीकरण मतलब होता है नियम कानूनों को ढीला करना, जब कठोर नियमों को हम ढीला करते हैं या नियमों को हटाते हैं, ये उदारीकरण। प्रोटीन, बेटा स्त्री पुरुष अनुपात में स्त्रियों का 48.46, ठीक है, 48.46 है, और पुरुषों का 51.54। ठीक है। चलिए अब मुझे आप लोगों को जो कराना है पहले मैं वो करा देता हूं, फिर आगे आप लोग जो पूछेंगे वो भी करा देता हूं। देखो एक तो सवाल पूछा जाएगा मास मीडिया। मास मीडिया, तो मास मीडिया क्या है? जिससे आप बहुत लोगों से संचार का माध्यम, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, जैसे प्रिंट मीडिया। मास माने होता है लोग, लोगों तक जो बात पहुंचाए, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, रेडियो, ये सब क्या है? ये मास मीडिया के उदाहरण है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट निभा रहा है। ठीक है, इंटरनेट निभा रहा है, तो ये सारी चीजें भी आप बताकर चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेलीविजन कैसे प्रभावित कर रहा है, तो आपको पता है टेलीविजन पूरी संस्कृति को लेकर एक साथ रख रहा है, सारी जानकारियों को रख रहा है, ये गीत संगीत संस्कृति के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रहा है। अपने आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है।
चल बेटा आयुप्पन, बेटा लॉन्ग आंसर सब मैं बड़ा बड़ा आंसर इस समय लास्ट मोमेंट में आपको नहीं लिखवाऊंगा, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को मैच करके आप बड़े बड़े आंसर कर सकते हैं। अंश भाई देखो, बड़ा बड़ा आंसर में अभी लिखने का समय हमारे पास नहीं, अभी क्या है कि हर पॉइंट के हर बिंदु के आप 2-4 पॉइंट समझ लीजिए, उन पॉइंट्स को बना बना के आप आंसर करिएगा। प्रोटीन क्या पूछ रहे हो भाई? हुंडी बेटा, हुंडी एक तरह का जिसको कहते हैं ना कि ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जो किराए पे कोई चीज दी जाती है उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसानों की एक समस्या ये रहती है कि वो अपने जमीन को हुंडी पे दे देते हैं, वो उसमें खेती नहीं कर पाते तो किराए पे कुछ दिन के लिए दे देते हैं, ये हुंडी रहता है, बाद में वो छुड़ा भी नहीं पाते हैं। हाँ, मास मीडिया बता तो दिया। चलिए, अब जैसे भारत में प्रिंट मीडिया की भूमिका पूछा है, तो प्रिंट मीडिया अखबारों को कहते हैं। अखबारों की क्या भूमिका है? ये घर घर तक मास मीडिया का पहुंचने वाला सबसे सस्ता एक तरह से हथियार है, सबसे सस्ते तरीके से आराम से ये घरों में पहुंच जाता है और ये सभी समाचार पत्रों को सभी समाचारों को लोगों तक पहुंचाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक समुदाय यह है कि जब एक संस्कृति के आधार पर कुछ लोग ग्रुप बनाकर रहते हैं, वो सांस्कृतिक समुदाय है कि भाई हमारी ये संस्कृति, हम संस्कृति के हिसाब से रह रहे हैं, ठीक है। रूपांतरण आंदोलन में जब किसी समाज के किसी अंग या समाज के किसी वर्ग का परिवर्तन या रूपांतरण करने के लिए आंदोलन चले, वो रूपांतरण। सांप्रदायिकता होता है बेटा कि जब धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी तरह का तनाव बनाना या भेदभाव करना या अपने धर्म को दूसरे धर्मों से और ऊपर और श्रेष्ठ बताना, इसे हम सांप्रदायवाद कहते हैं। और धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों को बराबर की संभावना, सभी धर्मों के लिए बराबर की स्थिति या बराबर की मान्यता लेकर चलना। राज्य किसी भी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताएगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। रूढ़िवादिता होती है जब हम किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जब हम पुराने नियमों को, पुराने धारणाओं को बहुत मजबूत करके चलते हैं और उसे बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। पश्चिमीकरण कहते हैं बेटा, हुंडी बता तो दिया, जब किराए पर अपनी जमीन या किराए पर कोई चीज किसी को दी जाती है वो हुंडी कहलाती है। जैसे किसान अपने जमीनों को हुंडी पर देते हैं और बाद में उसे छुड़ा नहीं पाते हैं। भार रहित अर्थव्यवस्था बता तो दिया, जिसमें अमूर्त चीजों को, सेवाओं को का लेन देन या खरीद बिक्री की जाती है, ठीक है। हाँ, एक मैं क्या चीज बता रहा था यार, बताते बताते भूल गया, बीच में टोक दिया किसी ने। सर क्या बेटा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन पर क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता भी दिया। संविधान से सामाजिक परिवर्तन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। संविधान से सामाजिक परिवर्तन, इसमें आप ये लिखना कि भारत के संविधान ने बहुत हद तक सामाजिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान से पहले बहुत विशेष स्तर का भेदभाव चलता था, लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, लोगों को जीवन जीने का डिग्निटी से अधिकार नहीं था। संविधान ने सबसे पहले क्या दिया? संविधान में बेटा एक बात ध्यान रखना, मौलिक अधिकार की चर्चा कर देना कि संविधान में मौलिक अधिकारों से सबको समानता दी गई है, छुआछूत से जो है वो मुक्ति दी गई है, सूचना शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, बेटा इन तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, जिससे सबको समानता मिल सके, सबके साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हो सके, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान के जो प्रमुख विषय, संविधान में कहा गया है कि एक समाजवादी देश होगा जो सबके कल्याण की बात करेगा, तो इससे संविधान से बहुत हद तक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला है। वस्तुकरण, एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि सर वस्तुकरण क्या है? वस्तुकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कमोडिटिफिकेशन। मतलब मान लो कोई ऐसी चीज जो पहले बेची न जाती हो, ठीक है, पहली बेची न जाती हो, अब बेची खरीदी जाने लगे, वो वस्तुकरण कहलाती है। जैसे मान लो लोगों की किडनी है, पहले खरीदी बेची नहीं जाती थी, अब बेची जाने लगी, तो ये वस्तुकरण है। इमरान बेटा, बाजार एक ऐसा मंच या स्थान है जहां पर चीजों का लेन देन किया जाता है। पश्चिमीकरण, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, पश्चिमीकरण, ठीक है। पश्चिमीकरण क्या है बेटा? पश्चिमीकरण, इसका मतलब होता है, पश्चिमीकरण का मतलब होता है जब आप पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो जाएं, जब पश्चिमी सभ्यता आपके ऊपर हावी हो जाए। पश्चिमी सभ्यता हावी हो जाने का मतलब होता है वहां की जैसे नीली जींस की क्रांति, अमेरिका के जींस पहन लेना, दुनिया का मैकडोनाल्डीकरण, है ना, ये सब चीजें क्या होता है बेटा, ये सब बेटा सीयूटी का लास्ट डेट 26 मार्च है, ये पश्चिमीकरण यानी कि पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति को अपना लेना। आ गई बात समझ में, ठीक है। पंथ कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो सबके रोजगार की, आय की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की चिंता करे, ठीक है। भूमि सुधार का परिणाम क्या हुआ? देखो परिणाम ये हुआ, भूमि सुधार बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाया, ठीक है। भूमि सुधार में क्या क्या चीजें की गई है देख लेना। देखो भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार का कारण क्या था? कारण ये था कि भाई असमान भूमि वितरण था, ठीक है, इसलिए भूमि सुधार करना जरूरी था। इसके अलावा जो है असमान भूमि वितरण, भूमिहीनता थी, किसी के पास तो बिल्कुल भूमि ही नहीं थी।
तो ये सारी जो चीजें हैं इसके वजह से भूमि सुधार करना पड़ा। अब भूमि सुधार के उपकरण क्या हुए? भूमि सुधार के उपकरण कौन कौन सी चीजें भूमि सुधार में की गई? तो एक किया गया बच्चों चकबंदी। चकबंदी यानी कि अगर अलग अलग चक बिखरा हुआ है, एक जमीन यहां, एक जमीन यहां, एक जमीन यहां, इस सबको मिला दो तो चकबंदी। इसके अलावा हदबंदी की गई। हदबंदी यानी लैंड सीलिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी, इसको हदबंदी कहा गया। एक लिमिट से ज्यादा आपको जमीन नहीं मिलेगी। तो चकबंदी, हदबंदी, ये सारी चीजें भूमि सुधार में। इसके अलावा जिसके पास जमीन ज्यादा थी उसको लेकर गरीबों में दे देना। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़ी भूमि में समानता आई। भूमिहीन किसानों को कुछ थोड़ा बहुत भूमि मिला, लेकिन सबको उतना अच्छे से नहीं मिल पाया। अनुसूचित जाति का अर्थ वो है जो जिनको जिन जातियों को विशेष अनुसूचित दर्जे में रखा गया है उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है। जो दलित और कुचले लोग हैं या जो निचले जाति के लोग हैं जिनको भेदभाव का सामना करना पड़ा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में बेटा, चमोली में, ठीक है। सीयूटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटा, भरे जा रहे हैं। सामाजिक संविधान और सामाजिक लॉफी, यार तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर करा दे रहा हूं, फिर भी देख नहीं रहे हो, कहां हो? संविधान और सामाजिक अभी तो करा है। बंध्यकरण बेटा एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें पुरुषों के नसों को बंद किया जाता था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके ताकि यौन संबंधों से बच्चे पैदा न हो। यह बंध्यकरण था, यह जनसंख्या नियंत्रण करने का एक तरीका था। संस्कृतिकरण, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब नीचे की जातियां ऊपर की जातियों की का नकल करें या ऊपर की जातियों की संस्कृति को अपना लें, ये सारा संस्कृतिकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई नीचे का जाति है, वो क्या करेगा, वो नीचे की जातियां ऊपर के जातियों को का नकल करने लगे, ऊपर के जातियों के सारे धारणाओं को, मान्यताओं को अपनाने लगे, तो उसको कहा जाता है, ठीक है। हलपति माने जिसके पास ज्यादा जमीन बेटा, जो जमींदार लोग थे। राष्ट्रवाद बेटा एक मनोभावना है जो राष्ट्र के लिए अच्छा करने की भावना है, राष्ट्र के लिए जीने मरने की भावना है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की जो भावना है। देखो राष्ट्रवाद एक भावना है, ध्यान रखना, उस भावना को कहते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता यानी धर्म के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव। आ गई बात समझ में? बेटा दलित आंदोलन जो आप लोग पूछ रहे हो, दलित आंदोलन, ठीक है, दलित आंदोलन जो पूछ रहे हो, इसमें मैंने बता तो दिया आपको थोड़ी देर पहले ही। तो दलित आंदोलन में सारी यहां पर बताए थे बेटा। दलित आंदोलन में यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, देखो। दलित आंदोलन में द्रविड़ आंदोलन का उदाहरण दे दोगे, भीमराव अम्बेडकर की भूमिका, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स बनाया गया, बामसेफ फिर बनाया गया। 1900 दलित पैंथर पढ़े लिखे युवाओं का ग्रुप था। सरकार ने 1989 में दलित एट्रोसिटी अधिनियम कानून बनाया कि दलितों को साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यही सारी चीजें मिलाकर उनको उसमें सारी चीजें लिख देना। और उसमें बहुत सारे जो है वो राजनीतिक दलों की चर्चा, जैसे बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। नातेदारी का दो भेद होता है बेटा। नातेदारी दो तरह की होती है, एक रक्त संबंध वाला, एक विवाह संबंध वाला। एक होता है जो खून का रिश्ता है और एक विवाह से बनता है, बस। आधुनिकीकरण मतलब होता है, आधुनिकीकरण जो है वो वैज्ञानिक धारणाओं से या वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। जब आप वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर क्या करते हैं, जब आप वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर चलने का प्रयास करते हैं, नए नए उद्योग और नए नए तकनीक को अपनाते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है, वो आधुनिकीकरण कहलाता है। सहज सामान्य बोध यह है जो आपके अंदर से स्वयं पैदा हो गया है ना। समाज को लेकर जो आपके अंदर स्वयं एक बोध पैदा हो गया है, जो स्वयं की आपकी समझ विकसित हुई है, वो सहज सामान्य बोध है। वो क्या है? वो सहज सामान्य बोध है, सिंपल है, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सहज सामान्य बोध जो है, जो स्वयं आपको समाज के प्रति जो है आपकी जानकारी इकट्ठी हुई है, ठीक है। अरे काव्या सिंह क्या पूछ रहे हो बेटा? हे भगवान, सर संचार बता तो दिया। संचार वो एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, वार्तालाप एक जगह से दूसरी जगह होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब होता है जब सर्वेक्षणकर्ता स्वयं समाज में घटना स्थल पर जाकर वहां पर वस्तुओं का, चीजों का पता लगाता है, जानकारी करता है, उसका नतीजा निकालता है, उसे सामाजिक। बेटा आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर यह प्रभाव पड़ा है कि नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, विकास की स्थितियां पैदा हुई हैं। संस्कृति पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, संस्कृति को हानि पहुंची है, संस्कृति पर दूसरे देशों का प्रभाव बढ़ा है, ठीक है। आधुनिकीकरण से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, यही सब लिखोगे। जो जातिगत पूर्वाग्रह थे या जो रूढ़िवादिता थी वो थोड़ी कमजोर हुई है, यही प्रभाव पड़ा है। अयुप्पन साहू, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है समान स्थिति के लोगों का समूह। वर्ग जो होता है बच्चों, वो समान स्थिति का समूह होता है, समान स्थिति वाले लोगों का समूह,
देखो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो और मेरा आंसर नहीं सुन रहे हो, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। जैसे अब नातेदारी का दो भेद पूछ रहे हैं बेटा, मैंने दो भेद कई बार बता दिया कि नातेदारी का दो भेद है कि एक रक्त संबंधित नातेदारी, एक विवाह संबंधित नातेदारी, फिर भी पूछे जा रहे हो। शिशु जन्म दर का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय में एक क्षेत्र में कितने बच्चों का जन्म हुआ एक वर्ष के भीतर। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो एक यहां से क्वेश्चन आ रहा था, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए शिशु जन्म दर का एक फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। कुल नवजात जन्म यानी नया जन्म अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, ये इसमें लिख लीजिएगा। लेखकों के नाम बेटा अभी मैंने कुछ देर पहले एमसीक्यूज में कराए हैं। जनसंख्या समृद्धि दर का मतलब होता है, देखो जनसंख्या समृद्धि दर का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में, जनसंख्या समृद्धि दर का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि का दर। ठीक है, देखो हर 10 साल पे क्या होता है, जनगणना होती है, तो हर 10 साल पे जिस दर से जनसंख्या बढ़ती है। अनुज पूछ रहे हैं सर महलवाड़ी और रैयतवाड़ी बता दीजिए। देखो बेटा क्या है, भारत में भू राजस्व जो व्यवस्था थी, देखो आजादी से पहले जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो 3 तरह से बटी हुई थी। ये एक बंगाल का इलाका था, ठीक है, ये एक मद्रास था और यहां पे ये उत्तर भारत था। तो मद्रास में बेटा रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। रैयतवाड़ी ये क्या है, रैयत माने किसान। यहां पर क्या होता था, जैसे यहां बंगाल में था स्थाई बंदोबस्त। यहां क्या होता था, यहां जमींदार होते थे, जमींदारों से एक मुश्त जो है वो वसूल लिया जाता था कर, और कहा जाता था कि तुम लोग क्या करना, वो तुम लोग जो है किसानों से वसूल लेना। यहां पर दो अल्पसंख्यक जाति हैं बेटा, जो जाति की धर्म अल्पसंख्यक जो दो हैं वो है मुसलमान और सिख। ठीक है, अब यहां क्या होता था, यहां पर कोई जमींदार नहीं, रैयत सीधे जो अंग्रेज हैं वो किसानों से वसूल लेते थे, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे। यहां उत्तर भारत में चलता था महलवाड़ी। इसमें क्या होता था, इसमें गांव के समूह बनाए जाते थे, गांव के समूह, और इस गांव के समूह को महल कहा जाता था, और इन महलों से ही इकट्ठा करके टैक्स वसूला जाता था। तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था थी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, जो जमींदार रहता था। हाँ आजाद बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा सा पेपर करके आइए, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, सोचना उसके बारे में, जो याद आए लिख देना। देखो मैं एक बात आपको बता, जाति पूर्वाग्रह का मतलब सुन लो। जाति पूर्वाग्रह का मतलब है किसी जाति के प्रति बहुत भेदभाव की भावना रखना, पहले से ही उसके प्रति नकारात्मक भाव रखना। कई बार बता चुका हूं, कितनी बार बताऊं भाई, जाति पूर्वाग्रह के बारे में कई बार आप लोगों को बता दिया, आप लोग आंसर सुन ही नहीं रहे हैं। जाति पूर्वाग्रह, देखो बच्चों किसी को अगर मैं आंसर नहीं बता पाया हूं तो सॉरी, आपको पता है समाज शास्त्र का मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझा सकता हूं वो समझाऊंगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि सब कुछ आपको बता दूं ये जरूरी नहीं है एक ही क्लास में। बस आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों की लास्ट मोमेंट में हेल्प करने आया हूं, तो जितनी करूं बेटा उसमें संतुष्ट हो जाना। ये नागरिक शास्त्र और शास्त्र जैसे कंप्लीट चलने वाली क्लास नहीं थी। माल्थस का पूरा नाम जान के क्या करोगे भाई, माल्थस का सिद्धांत जानो ना, पूरा नाम नहीं पूछेगा। उदारीकरण का मतलब होता है कि जब आप नियमों को ढीला करते हैं, जब कठोर नियमों को आप क्या करें, ढीला करें, कठोर नियमों को आप थोड़ा और ढीला हल्का करें, उसको उदारीकरण कहते हैं। बेटा जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जब किसी भी कारण से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए, उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। नगरीकरण का मतलब होता है उद्योगों की स्थापना, ठीक है, एकाकी परिवारों की स्थापना, बाजार की स्थापना। उसका प्रभाव होता है कि शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी होती है, लेकिन जो है ग्रामीण भाग कम होते हैं, जनसंख्या तेजी से वृद्धि होती है। जरा 73वां संविधान संशोधन बता दिया हूं, पंचायती राज की स्थापना। सर आपका अंतरजातीय विवाह को लेकर क्या विचार है, क्या यह करना सही है? देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है तो लिख देना, अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है अलग जातियों में विवाह करना, इससे समाज की रूढ़िवादिता खत्म होती है। व्यक्तिगत मुझसे पूछोगे तो सही नहीं है। हाँ सर अनुलोम प्रतिलोम, बेटा देखो जब क्या होता है ऊपर जाति के लोग नीचे जातियों में विवाह करते हैं तो एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुको बच्चों। हाँ देखो विवाह जो है
विवाह का बारे में ध्यान रखना। पहले बात तो विवाह ये एक सामाजिक संस्था है, ये एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता है, नीचे जाति में, नीचे की जाति में विवाह करना। मान लो कोई उच्च जाति का लोग नीचे की जाति में विवाह करें, ठीक है, तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम होता है जब नीचे की जाति के लोग उच्च जाति में विवाह करें, ठीक है, और यहां उच्च जाति के लोग नीचे की जाति में विवाह करें। गांव पंचायत, हाँ थैंक यू रितु बेटा। गांव पंचायत का बेटा एलएनबी गेमिंग 48 और 51 का रेशियो था महिला पुरुष का। देखो ग्राम पंचायत क्या है, ये स्थानीय स्वशासन का सबसे छोटा उदाहरण है, ठीक है, जो गांव के व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। आदर्श बेटा गांव पंचायत के बारे में बता दिया मैंने आपको। स्त्री पुरुष से 48 और 51 का रेशियो बेटा बता तो दिया, बता तो दिया। देखो बेटा एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी डरना मत। जो कोई भी क्वेश्चन आए उसको, जैसे मान लो महिला आंदोलन आ गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर कैसे लिखना है, आप छोड़ो ये सब, बहुत पढ़ लिए बेटा। पहली जनगणना 1881। देखो कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो अनुसूचित जाति पर आ गया, जनजाति पर आ गया, तो उनकी समस्याएं आप देखो ना, कि वो जाति भेदभाव से जूझते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती है, शिक्षा नहीं होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है। ये समस्या तुम अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग किसी में भी लिख सकते हो। उनको फिर लिखो कि भाई आंदोलन आ गया तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे देश में आंदोलन होते रहे हैं, बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं, सरकारें कानून बनाती रही हैं। माने कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप चाहोगे तो बनाकर एक दो लाइन आराम से लिख दोगे बेटा। राजा राम मोहन राय का समाज सुधार आंदोलन 1828 में जो ब्रह्म समाज बना, उन्होंने जो है वो विधवा सती प्रथा के खिलाफ काफी आवाज उठाई, ये सब उसमें लिख देना। जनगणना 1881। झूमिंग कृषि बेटा, जो कृषि, अच्छा किसानों की समस्याएं आप पहले से जान लीजिए। किसानों की समस्याएं क्या है, असमान भूमि का वितरण, सबके पास जमीन नहीं है, कृषि मजदूरी करते हैं, मानसून पर निर्भरता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उनके फसलों के उचित दाम नहीं मिलते हैं। यही 4-5 पॉइंट पे आप सारे किसानों वाला लिख देंगे। और किसान के आंदोलन में आप लिख देंगे भाई भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन किया है, पहले भी भारतीय किसान संघ रह चुका है, समाज के खिलाफ, समाज के सामने आंदोलन करते हैं और वो मांग करते हैं, सारी चीजें आप लिख दोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अब माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से खाद्य पदार्थ नहीं बढ़ते हैं, उतनी तेजी से जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं बढ़ते हैं। समाज शास्त्र बेटा वो शास्त्र है जो समाज की समस्याएं और व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, इसमें इतना क्या पढ़ना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है जिसमें लोगों का, पूंजी का, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान, लेन देन, आवागमन एक देश से दूसरे देशों में होता है, ये वैश्वीकरण है। अरे भैया कितनी बार बता दिया, स्त्री पुरुष अनुपात 48 और 51% का है भाई। दहेज प्रथा के बारे में अब आपको क्या बताऊं, क्या आप लिख नहीं सकते हैं दहेज प्रथा के बारे में? एक सामाजिक कुरीति है, महिलाओं को इसके लिए शोषित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनका इसके लिए उनका शोषण किया जाता है, इसके खिलाफ कानून भी बनाया गया है, लेकिन अभी ये समाज में चल रहा है। ये सब चीजें बना के लिख दो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जब धर्म के आधार पर भेदभाव हो। सॉरी माफ करिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जब धर्म को एक समान लेकर चला जाए, धार्मिक भेदभाव को दूर किया जाए, राज्य किसी भी धर्म को प्रमुखता न दे। भू आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे ने किया, विनोबा भावे ने। दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर दहेज के नाम पर कोई दहेज मांगता है, दहेज लेने और देने दोनों लोगों को उसमें कानूनी रूप से दोषी माना गया है और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज लिख दो, ठीक है। परिवार की विशेषता है बेटा कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, और ठीक है, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार में दो भाग कर देना, एक मिश्रित परिवार, संयुक्त परिवार जिसको कहते हैं, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़ा आकार इसका होता है। और दूसरा होता है बेटा एक संयुक्त, एक एकल परिवार जिसमें एक इकाई के परिवार होते हैं, इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हैं।
यही विशेषता है। जाति पूर्वाग्रह का मतलब होता है एक जाति के लोग जब दूसरी जाति के खिलाफ क्या करते हैं, अरे अयुप्पन क्या हो गया, क्या दिमाग खराब हुआ है। जाति पूर्वाग्रह मतलब किसी एक जाति के लोग दूसरी जाति के खिलाफ कोई गलत धारणा बनाकर रखें या उनको लगे कि ये जाति तो खराब ही है, उसको जाति पूर्वाग्रह कहते हैं। संथाल विरोध भी किसानों का विरोध था, ठीक है। ओके पीयूष, थैंक यू बेटा। देखो भैया, संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जब समाज की सारी परिस्थितियां बदले, जब समाज के सारे धारणाएं, समाज की सारी व्यवस्थाएं एक साथ परिवर्तित हो तो संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। अमन पांडे परिवार की विशेषता बता तो दिया। सामाजिक बहिष्कार का मतलब होता है जब किसी भी रीजन से, कारण से किसी एक वर्ग, जाति या धर्म के लोग या शिक्षा या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को समाज से अलग किया जाए, किसी को समाज से दूर किया जाए, समाज में उसको जगह न दी जाए, वो सामाजिक बहिष्करण है। मिल्लू क्लिप्स मान जाओ। औपचारिक साक्षात्कार माने होता है जब आप एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से, नियम कानून के तरीके से आप सामने से बात करते हैं, औपचारिक है। प्रियांशु क्या हुआ बेटा, काहे रो रहे हो? अदृश्य हाथ वो है जो दिखाई न दे लेकिन पीछे से समाज के परिवर्तन में काम करे। हाँ, आदेश कुमार आपका नाम ले लिया। ओके रितु मौर्य। आत्मसात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण का मतलब होता है जब नीचे के वर्ग के लोग या कोई भी छोटी प्रजाति या जाति बड़े वर्ग, जाति या संस्कृति को अपने साथ समाहित कर ले। जैसे जनजातीय लोग हैं जो शुरू से जो है वो आज की आधुनिक व्यवस्था को या आज के रीति रिवाज को अपने साथ शामिल कर लें, उसको आत्मसात्मीकरण कहते हैं। जनतांत्रिक राजनीति माने लोकतांत्रिक, लोगों के द्वारा चुना हुआ राजनीति, लोगों की सहभागिता वाली राजनीति। साक्षरता यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हदबंदी माने होता था भूमि सुधार में कि किसी को जमीन का कितना हिस्सा रखने का अनुमति है, उसको हदबंदी कहते थे, इससे अधिक नहीं रख सकता वो। दबाव समूह के बारे में पूछा जा रहा है। देखो, दबाव समूह लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह क्या होता है बच्चों? ये गैर राजनीतिक होते हैं, गैर राजनीतिक समूह होते हैं जो सरकार पर अपनी मांगों के लिए दबाव बनाते हैं, सरकार पर अपनी मांगों के लिए लगातार दबाव बनाते हैं, उसको गैर राजनीतिक समूह कहते हैं। सरकार पर अपनी जो है मांगों के लिए लगातार दबाव बनाते हैं। हलपति बेटा, जो हलों का मालिक, जो जमींदार है, वो हलपति है, ठीक है। देवरिया से है टाइगर बाबू, क्या बात है। कृषक समाज, किसानों का समाज जो खेती करता है, जो प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ है, कृषक समाज है। लोफी सॉन्ग बेटा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन कई बार बता चुका हूं, इसी वीडियो में पीछे जाके देख लेना, ठीक है। सर दिमाग खराब हो रहा है, बार बार आप एक ही क्वेश्चन रिपीट कर। रॉक स्टार कमाल, जो बच्चे पूछ रहे हैं वही रिपीट कर रहा हूं, जो यही पेपर में आएगा, दिमाग खराब मत करो, यही आएगा, चिंता मत करो। हे बेहल्ड। देखो बेटा, मैं पहले बता चुका हूं, सामाजिक शास्त्र में, समाज शास्त्र में सिर्फ आपकी हेल्प के लिए करवा रहा हूं, ये मेरा डेली का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग उसी हिसाब से लेके चलिए। समाज शास्त्र मॉडल पेपर कहां भेजना है? नहीं, मॉडल पेपर मत भेजो भाई, अब जो क्वेश्चन पढ़ चुके हो कर चुके, अब जो कर लिए हो वही पढ़ के जाओ, ठीक है। औद्योगिकीकरण की 3 विशेषता यह है: नए उद्योगों की स्थापना, मशीनों के तहत कार्य करना, श्रमिकों की कमी करना। हरित क्रांति बता चुका हूं बेटा इसी वीडियो में पीछे, ठीक है। चलिए अब आप लोग, सर एक बार मेरा नाम बोल दीजिए बेटा। आदेश कुमार बोल दिया है बेटा। सामाजिक परिवर्तन बता तो दिया, सामाजिक बहिष्कार भी बता दिया। आप लोग एक ही क्वेश्चन अब बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ऐसा है, अब आप लोग अपने नोट्स, अपने किताबों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब जाइए, आप लोगों का जो एग्जाम है दीजिए। मुझसे जितना हो पाया मैं पॉइंट्स आपको बता दिया, मैं फिर बता दे रहा हूं, केवल पॉइंट्स मेरे जो दिमाग में रखना, उसी को बड़े आंसर में चेंज कर देना, आपका काम हो जाएगा। जो आप लोगों ने एमसीक्यू या ईयर्स वगैरह लख रखे हैं उसको एक बार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, रट लो और जाकर अपना एग्जाम दे आओ। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूजन होगा। अब बहुत ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे से जितना आपको कराया जा सका मैंने आपको करा दिया है, ठीक है बच्चों। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपको इतना ही करा सकता था, ठीक है। आपको मैं इतना ही करा सकता था। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नागरिक शास्त्र जैसा मैं इसमें नहीं करा सकता आपको, क्योंकि फिर वो मैं अपने हिसाब से डेली कराता हूं। ये आपको मैं लास्ट मोमेंट में कुछ हेल्प करने के लिए कोशिश किया हूं। आई होप कि ये आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय समाज पर जनसंचार का प्रभाव। भारतीय समाज पर जनसंचार का प्रभाव। अब देखो इसमें आप इसके साथ साथ भूमंडलीकरण को जोड़कर करना, भूमंडलीकरण को जोड़ लेना। आप खुद सोच के देखो भारत के समाज पर जनसंचार का कितना बड़ा प्रभाव है। आज आप टेलीविजन, मोबाइल, अखबार, इन सबों के माध्यम से कितना तेजी से जो है अपने आप को प्रभावित करते हैं। आपकी संस्कृति, आपका सोचने के आप विचार, सारी चीजें इससे प्रभावित होती हैं। ठीक है, आप दुनिया की नई नई चीजें जानते हैं, अपनी संस्कृति को दुनिया में पहुंचाते हैं। तो एक बड़ा प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है, राजनीति पर पड़ा है, समाज पर पड़ा है। इसको आप बनाकर पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। बाजार के प्रकार में क्या क्या लिख सकते हो भाई? बाजार जो है वो साप्ताहिक बाजार भी है, बाजार वार्षिक बाजार भी है, ठीक है, डिजिटल बाजार भी है। यही सब इसके प्रकार हैं जो सप्ताह में लगे, महीने में लगे, दैनिक बाजार, रोज लगे, ठीक है। एक फुटकर बाजार, थोक बाजार, यही सब प्रकार में लिख देना यार। एकाधिकार बाजार जहां केवल एक ही विक्रेता हो, पूर्ण प्रतियोगी बाजार जहां बहुत सारे विक्रेता हो। हाँ, सीयूटी में एग्रीकल्चर है बेटा, मैंने सब इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, इस वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल का बेटा उदाहरण क्या है? शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, बंधीकरण के माध्यम से, ठीक है। आगे बात समझ में? चिकित्सकीय विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए, चलो 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 ठीक है। चलिए बेटा जो मैंने सवाल कराए हैं वो लघु और दीर्घ दोनों में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं ये बात। लघु और दीर्घ दोनों में पूछे जा चुके हैं, ये पहले बता दे रहा हूं। इसलिए मैंने कोई टॉपिक लघु और दीर्घ के हिसाब से नहीं कराया है मैंने। हाँ सर, प्रेक्षण पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, बेटा इसको तो थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक पद्धति यानी पिछले जो पुराने पद्धति से किया जाता है वो ऐतिहासिक, जो पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है पद्धति, ठीक है। ये प्रेक्षण पद्धति, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। हाँ, आप सब लोग जाइए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ छूटा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं इग्नोर आकांक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरे को जो चीजें बतानी थी मैंने बता दी, ठीक है। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं। जो मुझे सामने दिख गया वो दिख गया, ठीक है। प्रेषण पद्धति की भूमिका बेटा ये आपको खुद देख लेना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जो मुझे सर मेरा भी क्वेश्चन बता दो। रोहित क्या क्वेश्चन है भाई? किसका मैं बताऊं? हाँ ठीक है। नहीं आकांक्षा बिल्कुल इग्नोर नहीं, मैं किसी को कर रहा हूं। सांप्रदायिकता बता तो दिया, धर्म के नाम पर भेदभाव या अपने धर्म को दूसरे धर्मों से अधिक बताना। मोहम्मद नुमानी आपको स्वयं देखना पड़ेगा। साक्षात्कार यानी कि आप जब किसी से कोई प्रश्न उत्तर पूछकर किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं वो साक्षात्कार है। ओके बेटा। बाप रे, इतनी तेजी से तुम लोग। साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं जानते हो? प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीजों को पूछना, उसका निष्कर्ष निकालना। लोकतंत्र की परिभाषा बेटा, लोगों के द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए जो सरकार है वो लोकतंत्र है, लोगों की सहभागिता होती है। मोहम्मद नुमानी आपको देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सीयूटी में हेल्प करेंगे। गांव पंचायत, गांव की स्थानीय व्यवस्था है बेटा। थैंक यू कांत मौर्य बेटा। यदि जीवन साथी सही हो तो अंतर्जातीय, अरे भाई प्रकाश शुक्ला, तुम अंतर्जातीय विवाह पे कहां फंस गए यार? छोड़ो ना इसको। सर अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है बेटा? अन्य पिछड़ा वर्ग वो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा पिछड़े हुए जो लोग हैं वो क्या है तो हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग कहलाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण माने होता है जब समाज की घटना स्थल पर जाकर सामाजिक चीजों के हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं, उसके निष्कर्ष पहुंचते हैं, ठीक है। नहीं पीयूष सिंह, मैं नहीं जानता। हाँ जय भीम बच्चों, सभी बच्चों को। क्षेत्रवाद कितनी बार बताऊं? जब एक क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्रों से ऊपर बताएं, ठीक है।
अल्पकाल का बाजार मतलब होता है जो छोटे समय के लिए लगे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लगे, अल्पकाल का बाजार है। रूढ़िवादी मतलब होता है जब हम किसी ऐसी मान्यता को लेकर चलते हैं जिसको बदलना नहीं चाहते, पुरानी मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं जिससे समाज का नुकसान भी हो रहा हो। प्रिंस बेटा नहीं मिस मत करिए, चलिए ठीक है। बेटा अली सर अभी नहीं आ सकते हैं, अली सर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, टेंशन मत लीजिए। लैटिन कृषक किसानों को कहते हैं जो खेती करता है, सिंपल। हाँ जय भीम। हरित क्रांति बता तो दिया, जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, HYV बीजों का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृतिकरण मतलब होता है जब नीचे की संस्कृति ऊपर की संस्कृति की क्या नकल करे या तुलना करे, ठीक है, इसको संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, चलो तो आज मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोगों का हेल्प किया है। मैं नहीं कहता कि जो मैंने 100% पढ़ाया है वही आएगा, उम्मीद तो यही करता हूं। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में तो डंके के चोट पे बोला वही आया। समाज शास्त्र मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए आज आया था। जो मेरे से बन पड़ा मैंने हेल्प किया है। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा होगा और आप लोगों को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, सब में कुछ ना कुछ लिख के आना।